हाय, दिस इज विवेक एंड तुम्हारे चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही है कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है भाई। हाँ जी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिक्स, आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो चाहे बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आप आराम से ये सीरीज देख सकते हो। बस आपको जो सेमेस्टर है वो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ होना चाहिए। ठीक है, आप आराम से देख पाओगे ये सीरीज पूरी पूरी। चलिए, तो आज चालू करने वाले हैं सर चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। तो आपको टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग के बारे में सीखना है। बस ज्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों में बिल्कुल सेम ही टॉपिक है, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग क्या काम करता है? बस खाली दो, आपके पास जो भी हम कर रहे हैं लेबर कोस्टिंग चैप्टर के बाद हमारे पास आता है टाइम कीपिंग चैप्टर, जिसके अंदर हमको लेबर जितने मतलब लेबर आया तो उसका टाइम रिकॉर्ड करना है, लेबर जा रहा है तो उसका टाइम रिकॉर्ड करना है। क्यों टाइम रिकॉर्ड करना है? क्योंकि जो लेबर को वेजेस दी जाएंगी या फिर उनका जो बेसिक पे दिया जाएगा या फिर जो उनको सैलरी दी जाएगी, वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग दी जाएगी, जितने घंटे वो काम करता है या फिर जितने टाइम के लिए वो हमारे पास काम कर रहा था, उसी हिसाब से उसको क्या करना है, हमें पेमेंट करनी है। तो टाइम कीपिंग क्या हेल्प करती है? टाइम कीपिंग हेल्प करती है उसको सैलरी वैलरी प्रोवाइड करने में कि कितनी सैलरी वैलरी देनी है। चलिए, और टाइम बुकिंग क्या हेल्प करती है सर? तो टाइम बुकिंग का मतलब होता है जो भी लेबर आ रहा है हमारे पास उसका टाइम रिकॉर्ड करना है कि वो लेबर कब आया और किस टाइम जा रहा है। क्यों? ताकि हम आराम से, जो हमारे पास डिपार्टमेंट होते हैं ना, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने भी लेबर अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं उनको हम बेसिक पे दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा खर्चा हो रहा है। यानी हमें डिटरमाइन करना है कि हम लेबर को कितनी कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो टाइम बुकिंग होता है वो हेल्प करता है, किस लिए? टाइम बुकिंग हेल्प करता है ताकि एक कंपनी वो डिसाइड कर पाए कि हमारा लेबर्स के ऊपर खर्चा कितना किया जा रहा है इसमें। हाँ जी। टाइम कीपिंग क्यों किया जाता है? टाइम कीपिंग किया जाता है ताकि जो लेबर है उनको उनकी बेसिक पे मिल जाए, बेसिक सैलरी मिल पाए, यानी कि जो लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए किया जाता है। और टाइम बुकिंग क्यों किया जाता है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कंपनी जो है वो कोस्ट डिटरमाइन कर पाए कि उसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसकी अलग अलग कोस्ट क्या बनती है। सिंपल सर। चलिए फिलहाल चालू करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर आता है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट्स। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट्स क्या होता है? तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आवर वर्क फॉर ईच एम्प्लॉय, यानी हर एम्प्लॉय कितने घंटे काम कर रहा है, ये कैलकुलेट करने का काम किसका होता है? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। किसका काम होता है? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जो कि ये डिसाइड करता है, मतलब ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि लेबर जो आ रहा है वो किस टाइम पे आ रहा है, लेबर अगर जा रहा है तो वो किस टाइम पे जा रहा है, समझ में? ताकि उसकी बेसिक पे या फिर जो उसकी सैलरी वैलरी बनती है वो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर पाए। सिंपल सर। चलिए, तो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है? डिपार्टमेंट करता है तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आवर वर्क फॉर ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय कितने घंटे काम कर रहा है हमारी कंपनी के अंदर, वो हेल्प डिसाइड करने में हेल्प करता है कौन? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। चलिए, तो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के फंक्शन क्या है, क्या काम करता है ये डिपार्टमेंट? तो ये काम करता है टाइम कीपिंग करना और टाइम बुकिंग करना। मैंने बताया टाइम कीपिंग को रिकॉर्ड करना और टाइम बुकिंग करना, दोनों ही काम कौन करता है? टाइम, मतलब टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। सिंपल सर। अच्छा, टाइम कीपिंग क्यों किया जाता है? टू रिकॉर्ड द टाइम फॉर अटेंडेंस एंड वेजेस कैलकुलेशन, ताकि जो अटेंडेंस है और जो वेजेस की कैलकुलेशन है वो आराम से हो पाए, इसलिए हम क्या करते हैं? टाइम कीपिंग करते हैं। टाइम बुकिंग क्यों किया जाता है? टाइम बुकिंग किया जाता है रिकॉर्ड द टाइम फॉर कॉस्ट एनालिसिस एंड अप्रोप्रिएटमेंट ऑफ लेबर कोस्ट, यानी ताकि हम कोस्ट एनालाइज कर पाए, कोस्ट को कैलकुलेट कर पाए, कोस्ट निकाल पाए कि हमने लेबर्स के ऊपर कितना खर्चा किया है, इसलिए हम क्या करते हैं? टाइम बुकिंग करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आराम से समझ में आ गया। टाइम कीपिंग क्यों किया जाता है? टाइम कीपिंग किया जाता है ताकि जो लेबर की जो सैलरी वैलरी है वो डिसाइड कर पाए। और जो टाइम बुकिंग है वो क्यों किया जाता है? ताकि हम कंपनी एक मतलब कि लेबर की कोस्ट निकाल पाए। सिंपल से। बहुत अच्छे, आपने आराम से इतना टॉपिक सीख लिया। बाकी का टॉपिक बहुत आसान है भाई, बहुत सिंपल है, आप आराम से समझ जाओगे। पर्पस फॉर टाइम कीपिंग, यानी कि हम क्यों करते हैं टाइम कीपिंग, यानी ये जो लेबर आ रहा है उसको सीधा आने दो, काम करने दो और काम करके जाने दो। हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं कि लेबर कब आ रहा है कब जा रहा है, ये सब डिटेल रिकॉर्ड करने की जरूरत क्यों है? तो समझिए, टाइम कीपिंग करने की जरूरत क्यों है कंपनी को? टू पेरोल, जो कंपनी उनको सैलरी प्रोवाइड करेगी। मान लो एक बंदे को हम सैलरी दे रहे हैं कि भाई आप इतना प्रोडक्शन करोगे या फिर इतने घंटे काम करोगे तो फिर आपको इतने घंटे की पेमेंट मिलेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने पूरे दिन की पेमेंट उसकी फिक्स करके भाई 1000 10,000 रुपए तेरे को मिलेंगे पूरे दिन के, तो तू चाहे तू काम कर चाहे काम ना कर। तो हमें तो डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई वो काम भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारे हिसाब से जितने घंटे वो काम करेगा उतने घंटे के पैसे मिलने चाहिए उसे, तो उसकी जो पेरोल है वो डिसाइड करने में हेल्प करता है कौन? टाइम कीपिंग। क्योंकि टाइम कीपिंग ही बता पाएगा कि हमारे पास क्या बोलते हैं, जो लेबर आ रही है वो लेबर कितने घंटे काम कर पा रही है प्रोडक्टिवली, वरना क्या होता है, हमारा लॉस होने वाला है। सिंपल बात। ठीक है सर। तो टाइम कीपिंग क्या करता है? उसका पर्पस क्या है? पेरोल डिसाइड करने का कि किसको कितनी सैलरी प्रोवाइड करनी है। अगला, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। कई बार क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा बोनस देने पड़ जाते हैं, कई बार क्या होता है हमें
उसको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा स्कीम्स भी देनी पड़ जाती हैं या फिर इंसेंटिव्स भी देने पड़ जाते हैं। तो ये सब चीजें जो हम खर्चा कर रहे हैं, ये सब चीजें जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, वो किस हिसाब से करेंगे? वो उस हिसाब से करेंगे जितने मेहनती तरीके से लेबर काम कर रहा होगा, और लेबर कितने तरीके से काम कर रहा है कि वो हमारे लिए आउटपुट बढ़ा के दे रहा है या फिर आउटपुट हमारे लिए कम कर रहा है या फिर प्रोडक्शन अच्छा कर रहा है, टाइम पे आ रहा है, टाइम पे जा रहा है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? टाइम कीपिंग ही तो हेल्प करेगी ना सर। हाँ जी, तो टाइम कीपिंग क्या करती है? वो हेल्प करती है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में, ठीक है, जो कंपनी की नीड्स है वो फुलफिल करवाने में। आगे चलते हैं, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको भी फुलफिल करने में हेल्प करती है, जैसे पेंशन प्रोवाइड करना हो गया, बोनस प्रोवाइड करना हो गया, इन सबको पेमेंट करने में हेल्प करता है कौन? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। अगला, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है वो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का मेन काम क्या है? टाइम बुकिंग करना है ना सर। अच्छा, टाइम कीपिंग भी रिकॉर्ड करना है क्योंकि वो उसके, लेकिन हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, तो कंपनी के लिए मेन काम क्या है उसका? मेन काम क्या होता है उसका? मेन काम क्या है कंपनी का? टाइम बुकिंग करना। सॉरी, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का मेन काम क्या है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? टाइम बुकिंग करना। और वो टाइम बुकिंग अगर करेगी तो फिर वो बता देगी कि हर लेबर पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं, वो भी अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से, यानी प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहां पे कितना खर्चा हो रहा है लेबर्स पे, या फिर जो सेलिंग डिपार्टमेंट है वहां पे कितना खर्चा हो रहा है, तो डिपार्टमेंट वाइज आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम कॉस्ट को, समझे? जिससे क्या हेल्प मिलेगी? हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि जो प्रोडक्शन में लेबर लगे होते हैं जिनको हम वेजेस पे करते हैं वो डायरेक्ट लेबर होते हैं, और जो क्या बोलते हैं सेलिंग डिपार्टमेंट है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं वर्कर, वो हमारे लिए क्या होते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। सिंपल सर। हाँ जी, तो ये डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है कि कौन से डायरेक्ट कॉस्ट है और कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सिंपल। आगे चलते हैं, मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग मतलब होता है इंप्लॉय कब आ रहा है, कब इंप्लॉय जा रहा है, उसका रिकॉर्ड रखना। सिंपल, ताकि हम उस हिसाब से उसको सैलरी दे पाए और अपनी कॉस्ट एनालिसिस भी करवाए। ठीक है, तो इसमें दो तरीके हैं आपको क्या बोलते हैं टाइम कीपिंग करने के, या फिर आप कह सकते हो कि ना जो रिकॉर्ड है कि लेबर के आने जाने का रिकॉर्ड जो है, वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका जो होता है वो होता है मैनुअल तरीका, जो ज्यादातर कंपनीज में यूज किया जाता है। मैनुअल तरीका क्या कहता है? जो छोटी छोटी कंपनी है ना वो यूज करती है। मैनुअल तरीका क्या कहता है? मैनुअली एक एक बंदे का लिखा जाएगा कि कोई बंदा आया काम करने के लिए तो लिख लो कितने बजे आया, कोई बंदा जा रहा है काम करने के लिए तो मतलब काम करके तो उसका लिख लो, रिकॉर्ड कर लो कि कितने बजे जा रहा है, और उस हिसाब से उसको बेसिक पे उसकी जो बनती है उसकी सैलरी प्रोवाइड कर दो। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ जी। दूसरा आता है जब बड़ी बड़ी कंपनी आ जाती है, जब क्या बोलते हैं मैनुअली कोई बंदा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वर्कर जो होते हैं वो बहुत सारे आ रहे होते हैं एक बार में, क्योंकि वर्कर, क्योंकि ऐसी कंपनी है जहाँ पे 1000-2000 वर्कर तो ऐसे काम कर रहे होते हैं नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। तो वहां पे ना भाई मतलब लाखों की तादाद में वर्कर काम कर रहे हैं, और एक बंदा हम हायर करें अलग से जो कि क्या बोलते हैं उसको रिकॉर्ड करेगी कब बंदा आ रहा है कब बंदा जा रहा है, तो वो इतने सारे बंदों का रिकॉर्ड नहीं रख पाएगा ना अपने पास। तो उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं भाई मैनुअल। हो गया मैनुअल के बाद कौन सा? हाँ मैकेनिकल मेथड का। कोई दिक्कत नहीं, हम किसका यूज करते हैं? मैकेनिकल मेथड का। मैकेनिकल मेथड में कुछ नहीं करना, बस साथ में हम क्या बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करवाते हैं या फिर कंप्यूटराइज्ड डाटा रिकॉर्ड करते हैं कि कंप्यूटर की हेल्प से हम डाटा रिकॉर्ड करेंगे कि जो बंदा आया उसका और जो बंदा जा रहा है उसका। सिंपल से। तो दो मेथड होते हैं यहाँ पे टाइम कीपिंग करने के लिए। पहला मेथड कौन सा है? मैनुअल मेथड। और दूसरा मेथड कौन सा है? मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड क्या है? मशीन्स का यूज करके आपको टाइम कीपिंग करनी है, रिकॉर्ड करना है कि लेबर कब आ रही है और कब जा रही है। और यहाँ पे मैनुअल मेथड के अंदर आप आराम से एक लेबर अलग से अपॉइंट करोगे या फिर लेबर खुद ही मतलब लेबर खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि हम कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं, उस हिसाब से रिकॉर्ड कर देंगे अपना टाइम। सिंपल सर। तो मैनुअल मेथड में इंसान रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को या फिर डिटेल्स को, और जो क्या बोलते हैं मैकेनिकल मेथड है उसके अंदर कौन रिकॉर्ड करता है? मशीन से रिकॉर्ड करती है आपकी सारे ट्रांजैक्शन या फिर डिटेल्स को। सिंपल सर। चलिए मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड कितने हैं? तो केवल दो मेथड है, दो तरीके हैं जिस तरीके से आप मैनुअली क्या बोलते हैं रिकॉर्ड कर सकते हो कि क्या बोलते हैं जो टाइमिंग है लेबर्स के आने की और जाने की, वो दो तरीकों से रिकॉर्ड कर सकते हो। पहला तरीका क्या है? अटेंडेंस रजिस्टर मेथड। अटेंडेंस रजिस्टर मेथड अगर छोटी छोटी कंपनियां हैं तो ज्यादातर जो कंपनियां नॉर्मली यूज करती है वो ये वाला मेथड यूज करती है, अटेंडेंस रजिस्टर मेथड। यहाँ पे क्या होता है, आपने लेबर लिख रखी है, मान लो 10-15 लेबर आपके पास आती है काम करने के लिए रोज रोज, तो आप क्या करते हो? एक वॉचमैन रख देते हो या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो रख दिया जाता है, और उसी को बोल दिया जाता है कि आप क्या करोगे? अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करोगे। यानी जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसके पास दो काम हो जाते हैं। आप देखोगे कई बार सोसाइटीज के अंदर भी होता है, सोसाइटी के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसी को दे दिया जाता है एक रजिस्टर कि जो भी बंदा आ रहा है सोसाइटी के अंदर या फिर जो भी बंदा सोसाइटी से बाहर जा रहा है उसका रिकॉर्ड कर लो कि कौन सा बंदा आया, किस नंबर से आया और किससे मिलने आ रहा है, क्या पर्पस था। सेम है ना? सेम इस तरीके से कंपनीज के अंदर भी यूज किया जाता है। कंपनीज के अंदर जो वॉचमैन होता है या फिर अलग से ही एक बंदा भी रख देते हैं जो कि क्या करता है ये सारी डिटेल रिकॉर्ड कर रहा है कि कौन सा बंदा आया काम करने के लिए हमारे पास, कितने बजे आया और कितने बजे वो जा रहा है। सिंपल से। हाँ जी, ताकि उस हिसाब से हम आइडियल निकाल पाए कि आइडियल टाइम कितना लग रहा है, या फिर हम निकाल पाए कि उसको बेसिक पे कितनी देनी है, उस हिसाब से पेरोल कितना बनता है उसका, वो सब डिसाइड करने में हेल्प करेगा।
सिंपल सा। तो अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करते हैं तब हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर मेथड। सिंपल सा, जहां पे एक बंदा जो भी मान लो आपका फैक्ट्री है उसके अंदर क्या होता है, एक बंदा गेट पे बैठ जाता है और वो जब भी कोई बंदा आता है, लेबर आती है, तो फिर वहां पे वो रिकॉर्ड कर लेता है कितने बजे आई है, और वो जब वो लेबर जाती है तो वो रिकॉर्ड कर लेता है कितने बजे वो लेबर जा रही है। सिंपल से। हाँ जी, ये काम होता है बस खाली अटेंडेंस रजिस्टर मेथड के अंदर। दूसरा डिस्क और टोकन और चेक मेथड। डिस्क, टोकन या फिर चेक मेथड, ये थोड़ा सा अच्छा मेथड है, क्योंकि यहाँ पे ना अगर आपके पास थोड़ी सी लेबर बढ़ जाते हैं, जैसे मान लो आपके पास 10-15 की जगह अगर आपके पास 100-150 लेबर हो गए, तब वहां पे ये वाला मेथड यूज किया जाता है, ताकि जो कि ज्यादा इजीली रहता है, क्योंकि वर्कर एक बार में बहुत सारी आ रही है और बहुत सारी वर्कर होती है, तो फिर सबका डिटेल नोट करने में जो वॉचमैन होता है उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इस वजह से टाइम की बर्बादी होगी, और जो लेबर काम पे लगनी चाहिए थी उस टाइम पे वो अपना अटेंडेंस रिकॉर्ड करवाने में सारा टाइम बर्बाद कर देगी। हाँ जी, तो हमारी कॉस्ट जो होगी वो बढ़ जाएगी, हमारा खर्चा जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिस्क या फिर टोकन चेक मेथड बोलते हैं जिसे, डिस्क या फिर टोकन चेक मेथड। इस मेथड के अंदर होता क्या है भाई, इस साइड का थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया तो मैं मिटा दूं, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिटाऊंगा, क्या मिटाऊं, एक बार रिकॉर्ड कर लो भाई, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, ले लियो अगर आपने बढ़िया सा, तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि समझा पाऊँ टॉपिक। बस इतना सा मिटा रहा हूँ भाई, ज्यादा नहीं मिटा रहा, ठीक है, श्योर थे। अगला मेथड आता है डिस्क और टोकन चेक मेथड। डिस्क या टोकन चेक मेथड क्या होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो ये हमारे कंपनी का फैक्ट्री का गेट है, इस गेट में से लेबर हमारे पास आती है, ये क्या है हमारे पास गेट, ठीक है सर, इस गेट में से लेबर हमारे पास आती है, तो यहाँ पे जो साइड वाली दीवार है ना, यहाँ पे साइड वाली दीवार पे एक तो वॉचमैन को बिठाने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे क्या करना जाएगा, बस खाली एक बोर्ड लगा दिया जाएगा, क्या लगा दिया जाएगा, बोर्ड, और यहाँ पे जितने भी हमारे पास लेबर है, हर एक लेबर को एक एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा, यानी कि जो जितने मान लो 100 लेबर है हमारे पास, तो 100 बंदों को 100 नंबर दिए जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हर एक लेबर को अपना टोकन नंबर पता होगा, जैसे स्कूल्स के अंदर बच्चों को रोल नंबर दिए जाते हैं, सेम उस तरीके से आप एक क्या बोलते हैं लेबर को क्या दोगे, उनका टोकन नंबर दे दोगे। चलिए, अब उनको टोकन नंबर दे दिया, ऐसे नहीं कागज के तौर पे, उनको याद रहेगा कि मेरा टोकन नंबर क्या है, मेरा 500 टोकन नंबर है, मेरा 600 टोकन नंबर है, या फिर मेरा 101 टोकन नंबर है, और मेरा 50 टोकन नंबर है, उनको याद रहेगा अपना टोकन नंबर, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आप क्या करोगे, एक टोकन, एक प्लेट लगा दोगे, जैसे आपने देखा कभी फिल्में देखी हो पुरानी, तो वहां पे होते थे कूली, जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, जो आपका जो सामान होता है वो ट्रेन के अंदर रखते हैं, समझ में, हाँ जी, जो आपकी हेल्प करते हैं सामान को ट्रेन के अंदर रखने में, या फिर अगर आपने सीट ले रही हो तो सीट प्रोवाइड करने में, समझ में, सीट दिलाने में हेल्प करते हैं, तो ये सब काम करता है कूली। और कूली के ऊपर देखा होगा आपने, यहाँ पे लिखा होता है टोकन नंबर, उनका प्लेट लगा होता है कि कौन से नंबर का टोकन है, आप उसी से पहचानते हो, मेरा जो कूली का नंबर था वो 50 था, 60 था, 70 था, 86 था, इस तरीके से आप टोकन नंबर से पहचानते हो, नाम से नहीं। सेम उस तरीके से कंपनी जो है ना, वो लेबर को नाम से नहीं, वो टोकन नंबर से पहचानेगी फिर, सिंपल, तो उनको टोकन नंबर दिया जाएगा, और दीवार पे वो टोकन नंबर रख दिया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मान लो ये दीवार है, मतलब ये बोर्ड है, बोर्ड पे हमने लगा दिया टोकन नंबर, सिंपल, ये सारे के सारे 1 से लेके 100 तक हमने टोकन नंबर लगा दिए, यहाँ पे रख दिया हमने एक बास्केट, तो जो भी लेबर आते जाएंगे वो अपना टोकन नंबर वहां से उठाएंगे और उसको कहां पे गिरते जाएंगे, बास्केट में, यहाँ पे टोकन नंबर उठाया और बास्केट में गिर दिया, ये टोकन नंबर उठाया और बास्केट में भी गिर दिया, सिंपल सा, ये वाला मेथड यूज करेंगे, टोकन नंबर उठा के बास्केट में गिरेंगे। अब मान लो क्या टाइम खत्म हो गया, 9 बज चुके हैं और कंपनी मतलब लेबर के आने का टाइम खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, एक कंपनी का जो मैनेजर होगा या फिर वॉचमैन होगा, वो जाएगा बास्केट उठा के लेके आएगा, बास्केट में जितने भी टोकन नंबर होंगे वो रिकॉर्ड कर लेगा, यानी कि वो सारे के सारे क्या है, प्रेजेंट, और जितने भी टोकन अभी भी बोर्ड में लगे हुए हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, एब्सेंट, सिंपल सर। हाँ, इसके अंदर ना थोड़ा अगर मान लो डिले हो जाता है, कोई बंदा आने में, एम्प्लॉय आने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो फिर उसके लिए भी अलग से टाइम रखा जाता है, क्योंकि 2 बार रिकॉर्ड किया जाता है टाइम। मान लो 9 बजे की टाइमिंग थी एम्प्लॉयज के आने की, 9 बजे की एम्प्लॉयज के आने की टाइमिंग है, तो वॉचमैन जाएगा 9 बजे रिकॉर्ड कर लेगा कि भाई इतने बंदे आए हैं, और ये जो बंदे हैं मतलब इनकी फोटो ले लेगा या फिर कुछ भी कर लेगा, ये सारे बंदे क्या है, एब्सेंट है, ये प्रेजेंट हो गए डब्बे वाले, और जो ये यानी जो बोर्ड में बचे हुए हैं वो क्या है, एब्सेंट है, सिंपल से। चलिए, अब क्या होगा, मान लो कोई बंदा लेट आ रहा है, तो फिर 10 बजे आ गया कोई बंदा, तो 10 बजे ही लेट है, उससे लेट तो कोई बंदा आता ही नहीं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कंपनी के अंदर, तो 10 बजे कोई बंदा अगर आ रहा है, तो फिर कंपनी मतलब कोई बंदे आने के बाद कंपनी का जो वॉचमैन था वो दोबारा जाएगा और 10 बजे फिर दोबारा बॉक्स लेके आएगा। अगर 1-2 बंदा और इसके अंदर गिर गया टोकन, तो यानी कि अगर 1-2 टोकन और यहाँ से कम हो गए, तो एब्सेंट की संख्या कम हो गई, यानी कि जो बंदा है वो यहाँ पे चला गया, तो ये जो बंदा है ये पता चल जाएगा भाई ये क्या है, लेट आने वाला बंदा है, और इसके इस हिसाब से पेरोल इसका बनेगा, जो भी लेट आ रहा होगा, मतलब कि लेट आने के बाद उसका टोकन कैलकुलेट किया जाएगा कि भाई कितने बंदे लेट आ रहे हैं, और क्या बोलते हैं पहले से भी कैलकुलेट किया जाएगा कि कितने बंदे टाइम पे आए हैं, सिंपल सा। हाँ जी, सेम इसी तरीके से जब कंपनी से बंदे जा रहे होंगे, सेम वही प्रोसेस दोबारा से करी जाएगी, टोकन नंबर लगा दिया जाएगा, और टोकन नंबर लगाने के बाद जितने बंदे होंगे जो जा रहे होंगे वो कंपनी टोकन उठा के डब्बे के अंदर डालते जाएंगे, सिंपल सा। हाँ जी, ये मेथड था, कौन सा मेथड, ये मेथड है डिस्क और टोकन और चेक मेथड, डिस्क,
टोकन या फिर चेक मेथड, किसी भी मेथड से आप इसको जान सकते हो, इस मेथड को बोलते हैं। अब इस मेथड में ना थोड़ी सी दिक्कतें हैं, क्योंकि देखो जो पुराना वाला मेथड था, अटेंडेंस रजिस्टर मेथड था, उसके अंदर हमने एक वॉचमैन या फिर अलग से ही हमने क्या बोलते हैं टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के ने अलग से ही बंदा बैठा रखा था जो ये सुपरवाइज करता था कि जो बंदा आ रहा है या फिर जो बंदा जा रहा है वो टाइम पे ही रिकॉर्ड हो रहा है, या फिर मतलब जिस टाइम पे हुआ है उसी टाइम पे रिकॉर्ड हुआ, जिस टाइम पे हो गया उस टाइम पे रिकॉर्ड हुआ इसमें। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे कोई सुपरविजन के लिए कोई बंदा बैठा नहीं है, मतलब देखने के लिए कोई बंदा बैठा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मान लो कोई लेबर आया और वो जानता है कि मेरा दोस्त आज नहीं आने वाला, तो वो क्या करे, अपने दोस्त का टोकन नंबर उठा के यहाँ पे डाल दे। जैसे बचपन में क्लासेस में बच्चे करते नहीं थे, क्या बोलते, जैसे मान लो मेरा दोस्त नहीं आया और उसने बोल दिया भाई अटेंडेंस लगवा दियो, तो हम बोलते थे जैसे रोल नंबर 21, तो हम बोलते थे प्रेजेंट मैम, और उसका रोल नंबर अगर मान लो 27 28 है, तो हम थोड़ी सी आवाज चेंज करके या फिर दूसरी जगह बैठ के दूसरे डेस्क पे बैठ के प्रेजेंट मैम, तो मैम सोचती थी हाँ भाई वो वही प्रेजेंट बोल रहा है जो हमारा दोस्त है, लेकिन हम लगवा देते थे उसकी अटेंडेंस। सेम इस तरीके से जब मान लो आपका दोस्त नहीं आया तो फिर आपने अपना टोकन तो डाल दिया, लेकिन साथ साथ कोई सुपरवाइजन करने मतलब सुपरविजन करने के लिए कोई है नहीं, तो इस वजह से आपने दोस्त को बिठा के टोकन डाल दिया। तो इस वजह से कंपनी को ऐसा लगता है भाई कि वो भी प्रेजेंट हो गया, इस वजह से कंपनी को पेरोल क्या देना पड़ेगा, उसको ज्यादा देना पड़ेगा, जो कि उसका बनता नहीं है। सिंपल सा, तो ये डिसएडवांटेज में आता है इसके लिए। अच्छा ये टॉपिक खत्म हो गया हमें। हाँ जी, डिसएडवांटेज पढ़ लेते पहले। क्या है, ए वर्कर में रिमूव और मोर देन वन टोकन। जो वर्कर होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होता है मेजर, कि एक वर्कर जो है वो अपने एक से ज्यादा टोकन उठा के क्या सकता है, डब्बे में डाल सकता है, यानी कि लॉस करवा सकता है कंपनी को, मतलब कि वो एब्सेंट है फिर भी दिखा सकता है कि हाँ भाई कंपनी में वो बंदा आया हुआ है। दूसरा, नो सर्टेनिटी फॉर एग्जैक्ट अराइवल टाइम। इसमें कोई क्या बोलते हैं सर्टेनिटी नहीं होती कि कोई जो एम्प्लॉय है वो किस एग्जैक्ट टाइम पे आया, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्योंकि जो लेबर था, वॉचमैन था, वो गया ना एक 9 बजे चला गया, उसने डब्बे में देखा जो भी प्रेजेंट है सब मान लिया कि 9 बजे आया हुआ है, ठीक है, और जो भी 10 बजे गया 10 बजे देखा कि सब प्रेजेंट है तो देख लिया कि सब 10 बजे आए होंगे जो लेट वाले होंगे। मतलब एग्जैक्ट टाइम किसी का नहीं पता, कोई 9:30 पे आया है, 9:15 पे आया है, तो उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ना भाई उसकी। हाँ जी, तो किसी का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल पाता, यहाँ पे ये दिक्कत होती है। अगली दिक्कत, डमी और गोस्ट वर्कर, यानी कि यहाँ पे ना डमी और गोस्ट वर्कर भी आ सकते हैं। जैसे कि मेरे को पता है कंपनी मेरे को तो जानती नहीं मेरे नाम से, और कोई सुपरविजन करने के लिए बैठा भी नहीं है, मेरे को तो टोकन नंबर से जाना जाता है, तो मैं अपने भाई को या फिर अपने किसी दोस्त को बोल दूं भाई मेरी जगह तू काम करने चला जा, टोकन नंबर याद रखिए मेरा कितना है, मेरा 50 टोकन नंबर है, तो 50 नंबर का टोकन उठा के डाल दियो, तो मेरी जगह कोई और बंदा भी जा सकता है, गोस्ट वर्कर भी जा सकता है, कोई डमी वर्कर भी जा सकता है, वो टोकन यहाँ से उठाएगा 50 नंबर का और वहां पे डाल देगा। सिंपल सर, तो अटेंडेंस हमारी लग जाएगी। सिंपल सर। आज तो मैं किसी और को भी भेज देता हूँ क्योंकि कंपनी जानती नहीं मेरे को, और ये सब चीजें हो सकती है दिक्कत, गोस्ट वर्कर आ सकते हैं हमारी कंपनी में काम करने के लिए, जो कि ऐसा होगा कि भाई एफिशिएंसी काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ और मेरे को पता था कंपनी कैसे काम करती है, तो इस वजह से मैं अपनी जगह एक जो बंदा नौसिखिया है उसको भेज सकता हूँ काम करने के लिए, तू चला जा, रोल नंबर वही बोल दिया जो मेरा पैरेलल रोल नंबर था। सिंपल सर। तो यहाँ पे खत्म होता है ये वाला टॉपिक कि क्या बोलते हैं मेथड ऑफ टाइम कीपिंग में हमने सीखा मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड मतलब कि लोग अपने आप ही कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल सर, कि वो अराइवल टाइम हो या फिर डिपार्चर टाइम कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अब टाइम आता है कौन सा, मैकेनिकल टाइम। मैकेनिकल टाइम के अंदर मशीन्स टाइम रिकॉर्ड करेंगी और परफेक्टली टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा। समझे? चलिए जी शुरू करते हैं। पहला, टाइम रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग क्लॉक। टाइम रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग क्लॉक। अब ये टाइम रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग क्लॉक क्या होता है, एक सेकंड भाई। हाँ भाई शुरू है, चलिए अगला टॉपिक चालू करते हैं सर। अगला टॉपिक क्या होता है, मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड के अंदर क्या होता है, टाइम रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग क्लॉक, यानी हम टाइम रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्डिंग क्लॉक की हेल्प से। रिकॉर्डिंग क्लॉक क्या होता है, देखो अगले दोनों मेथड ही सेम है, जिसमें हम मशीन का यूज करेंगे, डायल टाइम रिकॉर्डर भी बोल सकते हैं आपसे। तो क्या मेथड होता है सुनिए। डायल टाइम रिकॉर्डर एक मशीन होती है जिसपे ना टाइमिंग चल रही होती है, मतलब घड़ी एक बनी एक तरीके की घड़ी होती है, ठीक है, जिसपे टाइमिंग चल रही होती है, जिस भी टाइम चल रहा होता है, ठीक है, वहां पे। तो रिकॉर्डिंग क्लॉक क्या करता है, पहले ये समझा देता हूँ। रिकॉर्डिंग क्लॉक के अंदर जो वर्कर होते हैं ना, उनको अलग से एक पेपर दे दिया जाता है, उसके अंदर ना सारी डिटेल, मतलब उनकी सारी डिटेल लिखी होती है, और बाकी पीछे की साइड जो होता है वो स्पेस होता है उसके पास टाइम रिकॉर्ड करने का। और जब जो पेपर दिया जाता है ना, वो लगभग रिकॉर्ड करता है पूरे हफ्ते का टाइम, यानी कि एक हफ्ते का टाइम जो होता है उसके अंदर रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे कि मान लो यही बना देता हूँ, एक पेपर पर दे दिया उनको, जहां पे यहाँ पे उनकी डिटेल लिख दी, नाम एड्रेस सब चीज लिख दिया, और जो पीछे साइड है बैक साइड, यहाँ पे आपको बना दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहाँ पे अराइवल टाइम, यहाँ पे डिपार्चर टाइम, मतलब कि आने का टाइम और जाने का टाइम दोनों टाइम यहाँ पे लिख दिए। सिंपल सा, बहुत अच्छे। तो ये सब काम क्या, मतलब ये रिकॉर्ड किया जाता था इस पेपर पे। अब ये जो पेपर है लगभग वीकली बनता था, हर हफ्ते बनाना पड़ता था, और उसके अंदर क्या करना पड़ता था, ये जो क्या बोलते हैं टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक के अंदर यहाँ पे, मतलब रिकॉर्डिंग क्लॉक के साथ कैसे करते थे यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग क्लॉक है, मान लो एक टेबल है, टेबल पे रिकॉर्डिंग क्लॉक रख दी, और वहीं पे एक शेफ, मतलब कि एक डब्बा बना होता था, बॉक्स बना होता था, या फिर शेफ बनी होती थी, वहां पे बहुत सारे पेपर रखे हुए,
ठीक है। तो लेबर जाएगा अपने हिसाब से, जो उसका रोल नंबर है उस हिसाब से अपना पेज उठाएगा। कौन सा पेज? केवल अपना पेज, और किसी का पेज नहीं उठाना, अपना पेज उठाना। सिंपल। अपना पेज वहां से उठाया उसने, जो भी उसका रोल नंबर दे रखा था उस हिसाब से, उसका रोल नंबर के हिसाब से, उसका नाम के हिसाब से सब पेज पे लिखा होगा। वो पेज वहां से उठाएगा, वो पेज को ना ऊपर मशीन में यहाँ पे डालेगा। मशीन में डालते के साथ ही जो टाइम उस पे चल रहा होगा, यानी जिस टाइम पे लेबर आया होगा उस टाइम पे वो टाइम जो होगा उसके ऊपर पंच हो जाएगा, यानी कि प्रिंट हो जाएगा कहाँ पे? अराइवल टाइम पे। और वापस उस पेज को निकाल के कहाँ पे रख देगा? उस शीट को निकाल के वापस रख देगा उसी रैक के अंदर। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी जहां से उसने पेज उठाया वहीं पे उठा के वापस अपना पेज डाल दो। सिंपल, आपकी एंट्री हो गई कि आप आए हो। सेम इस तरीके से जब वो जा रहा होगा तो वहीं से अपनी वो शीट उठाएगा, उसको क्या बोलते हैं, पेपर में पिंच करवाएगा, यानी मशीन में डाल के प्रिंट करवाएगा कि किस टाइम पे वो जा रहा है, और वापस जाके कहीं पे रख देगा, वहीं पे रख देगा जहां पे उसको रखना चाहिए था उधर। कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब जहां से उसने उठाया था वो सामान। सिंपल सर, हाँ जी। तो ये होता है मेथड कौन सा? टाइम रिकॉर्ड या फिर रिकॉर्डिंग क्लॉक। क्योंकि इसके अंदर ना एक खासियत थी कि यहाँ पे मशीन का यूज किया जा रहा है, तो मशीन जो होती है वो एग्जैक्ट टाइम रिकॉर्ड करती है और झूठ बोलने का की सिलसिला खत्म हो जाता है। सिंपल सर, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत टाइम रिकॉर्ड कर देगी। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मशीन जो थी एग्जैक्ट टाइम बता देती थी, जितने भी वर्कर आ रहे हैं किस टाइम पे आ रहे हैं। ठीक है। अगला डायल टाइम रिकॉर्डर। अब ये डायल टाइम रिकॉर्डर क्या होता है? डायल टाइम रिकॉर्डर सेम इस तरीके से, बस यहाँ पे ये जो शीट थी, इस शीट का लेवल बढ़ा दिया गया। एक शीट बना दी गई जो कि थोड़ी ज्यादा डिटेल थी वो शीट, और उसके अंदर लगभग 600 बॉक्स बनाए गए। कितने बनाए गए? 600 होल्स बोलते हैं उसे। ठीक है, लगभग इस तरीके से 600 होल्स बनाए गए, बहुत सारे डब्बे बनाए गए, जिसके अंदर पूरे महीने भर का जो आपका डिटेल थी वो सारी सारी आप फिल कर सकते थे कि बंदा कब आ रहा है और कब जा रहा है, इस तरीके से। सिंपल सा। तो वो शीट उठानी थी, मशीन के अंदर डालनी थी, लेकिन इस बार जो मशीन थी वो थोड़ी सी ऐसी थी कि यहाँ से आप डालते थे उस मशीन के अंदर पेपर डालेंगे, और वो वहां पे शीट पे वो होल कर देगी, और अब मतलब शीट पे होल कर दिया मतलब वो बंदा उस दिन आया हुआ है। ठीक है। और अपने पास भी एक मशीन पेपर रखती थी अपने अंदर, और वहां पे रख देती थी कि भाई इस पेज नंबर पे, मतलब इस पे टोकन नंबर लिखा होता था, तो वो मशीन रिकॉर्ड कर लेती थी स्कैन करके, ये जो है इस टोकन नंबर का बंदा है और इस टाइम पे आया हुआ है। वो अपने पास जो शीट रखी होती थी अंदर मशीन के, उस पर रिकॉर्ड करती थी इतने बजे इस टोकन नंबर का बंदा हमारे पास आया हुआ है। लेकिन वो जो बंदा था जो बाहर था, उसको बस ये रिकॉर्ड पंच करवाना था कि मैं आया हूं, तो यहाँ पे वो होल्ड कर देते थे कि यहाँ भी इस टाइम पे ये बंदा आया हुआ है। सिंपल सा। ये काम था किसका? डायल टाइम मशीन का। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। यहाँ पे खत्म होता है आपका मैकेनिकल मेथड, जिस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारे पे लेबर आ रही है या फिर जिस टाइम पे वो जा रही है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिंपल था, बहुत अच्छे, मुबारक हो। आगे चलते हैं भाई, अगला आता है जॉब टाइम बुकिंग। क्या टॉपिक है? जॉब टाइम बुकिंग। जॉब टाइम बुकिंग क्या हेल्प करता है सर? मैंने बताया था टाइम बुकिंग क्या हेल्प करता है। टाइम कीपिंग तो हेल्प करता है, जो आपने अभी टाइम कीपिंग सीखा। टाइम कीपिंग हेल्प करता है पेरोल प्रोवाइड करने में एम्प्लॉइज को। जॉब टाइम बुकिंग हेल्प करता है ताकि हम अच्छे तरीके से हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट एनालाइज कर पाए कि किस डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट आ रही है लेबर्स के ऊपर। सिंपल सा। चलिए, तो जॉब टाइम बुकिंग का काम क्या है? फॉर प्रॉपर लेबर कॉस्ट एनालिसिस इट्स नेसेसरी टू रिकॉर्ड इन डिटेल वर्कर्स एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइम स्पेंड ऑन ईच जॉब करेक्टली। यानी कि अच्छे तरीके से कॉस्ट एनालाइज करने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि जो वर्कर है वो किस टाइम पे आया और किस टाइम पे वो जा रहा है, और वो जो काम मतलब टाइम बता रहा है उस टाइम पे वो हमारे पास कंपनी के अंदर अच्छे तरीके से काम कर रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है एफिशिएंटली। सिंपल सा। सॉरी। यही हेल्प करती है कौन? क्या बोलते हैं? जॉब टाइम बुकिंग। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बढ़िया। जॉब मतलब कॉस्ट फाइंड आउट करने में, लेबर कॉस्ट क्या होती है वो फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी जॉब कॉस्टिंग। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर दैट टाइम पेड इज प्रोपरली यूटिलाइज। ये इंश्योर करना कि जो हमने टाइम, मतलब जितने टाइम के लिए हम वर्कर को पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम के लिए वो वर्कर हमारे पास काम भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो मैं हाँ जी, कि मतलब ऐसे तो नहीं है कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, खाली आके सैलरी लेके बर्बाद कर रहा हूँ हमारा पूरा टाइम। चलिए आगे चलते हैं। टू असर्टेन द लेबर कॉस्ट इंडिविजुअली। हर एक लेबर कॉस्ट मतलब इंडिविजुअली कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। टू डिटरमाइन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की रेट डिसाइड करने में हेल्प करती है कि जो टाइम बर्बाद हो रहा है उसको कैसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है, ठीक है, कम किया जा सकता है। टू डिटरमाइन द मिनिमम आइडियल टाइम। मिनिमम आइडियल टाइम कैसे डिटरमाइन किया जाए वो। अब आइडियल टाइम क्या होता है सर? आगे बता दूंगा मैं, यहाँ पे है टॉपिक आइडियल टाइम का। आइडियल टाइम ये रहा, ठीक है। आइडियल टाइम बता दूंगा फिर भी क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो एक वर्कर आया, गेट के अंदर एंटर हुआ कितने बजे? 10 बजे। लेकिन आपको पता है 10 बजे तो वो काम करना चालू नहीं कर देगा। आएगा, थोड़ा पानी वानी पी लेगा, थोड़ा सा टाइम बर्बाद करेगा, फिर उसके बाद वो मशीन के पास जाएगा, मशीन को सेटअप करेगा, और उसके बाद कहीं जाके 10:45 पे जो प्रोडक्शन होगा वो चालू होना शुरू होगा। मतलब हमारे पास जो लेबर काम करना चालू कर रहा है वो 10:45 से कर रहा है, तो हमारे लिए जो काम बन रहा है, मतलब जो हमको सैलरी देनी चाहिए 10:45 से देनी चाहिए। लेकिन नहीं, जो हम टाइम यूटिलाइज करते हैं वो सेटअप क्या बिना सेटअप के कर देगा चालू? नहीं जी, सेटअप करना पड़ेगा। तो लेबर उसकी भी फीस मांगती है, उसकी भी सैलरी मांगती है, उसकी भी किराया मांगती है, यानी 10 बजे से ही अपनी पूरी पेमेंट लेती है।
समझ में आया? तो ये जो आइडियल टाइम है इसको बोलते हैं आइडियल टाइम, यानी जो टाइम बर्बाद हो रहा है, हमारे पास प्रोडक्शन नहीं हो रहा, फिर भी हमें उसको पेमेंट करनी पड़ रही है उस टाइम पीरियड की, यानी जो 45 मिनट है, इस 45 मिनट को कैसे कम किया जाए, आइडियल टाइम को कैसे कम किया जाए, कैसे कम कर सकते हैं? ये जो दीवार है, मतलब जो चलते हैं उसका गोडाउन है, उसी के पास पानी की वो लगा दो कि पानी वानी जल्दी पी ले, और उसके पास आपकी जो मशीन होगी जल्दी से जल्दी वो पहुंच जाए वहां पे, ताकि काम करना चालू कर सके। एक और अलग से एक और बंदा रख दो जो कि हर मशीन को चेक करेगा कि मशीन ठीक है उन लेबरों के आने से पहले, या फिर मशीन ठीक नहीं है। अगर वो मशीन ठीक नहीं है तो उसको ठीक करके फटाफट से लेबर आने टाइम तक वो मशीन ठीक हो जाएगी, तो जैसे ही लेबर आएगा वो काम करना चालू कर सकता है। हाँ जी, तो इस तरीके से हम आइडियल टाइम को कम कैसे करें, वो कौन हेल्प करेगा? जॉब टाइम बुकिंग हेल्प करेगी ये सब बताने में। आइडियल टाइम बता दिया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं अगला डैश, फॉर्म जनरली यूज्ड फॉर टाइम बुकिंग। अब देखो हमें टाइम बुकिंग करनी है, लेबर कब आ रहा है, लेबर कब जा रहा है, उसको हमको भी रिकॉर्ड करना है, ताकि हम भी डिटरमाइन कर पाए कि कितना खर्चा कर रहे हैं कि लेबर के ऊपर, समझे? जिसके लिए हम अलग से खुद अपने लिए अलग से टाइम शीट बनाते हैं। एक होती है डेली टाइम शीट, यानी कि डेली लेबर कब आ रहा है, डेली कब जा रहा है लेबर, उसके लिए डेली टाइम शीट बनाना। जैसे कि आपको फोटो में साइड में दिखा दूंगा डेली टाइम शीट की, आप आराम से समझ जाओगे डेली टाइम शीट ऐसी होती है, सिंपल से, जिसके अंदर पूरे डेली का डिटेल लिखी होती है कि लेबर कब आ रहा है, कब जा रहा है, और उसकी डिटेल, नाम वाम सब चीजें लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद होता है भाई वीकली टाइम शीट। वीकली टाइम शीट देख लो सर, ऐसी होती है वीकली टाइम शीट जिसके अंदर प्रॉपर पूरे वीक का, पूरे हफ्ते का सारी डिटेल लिखी होती है कि लेबर के ट्रांजेक्शन की, या फिर जो लेबर के आने जाने की है वो सब। अगली होती है भाई जॉब कार्ड। अब जॉब कार्ड क्या होता है, हमें ना रिकॉर्ड करना है कि क्या लेबर कब आ रहा है, कब जा रहा है, और ये सब चीजें, ताकि हम पोस्ट डिटरमाइन कर पाए। तो इसके लिए जॉब कार्ड जो होता है वो जरूरी होता है। जॉब कार्ड जो है वो अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि फॉर द चलते हैं, हर एक जॉब के हिसाब से अलग अलग जॉब कार्ड बनाया जाता है। फॉर ईच जॉब, हर एक जॉब के लिए अलग कार्ड बनता है। जॉब कार्ड अलग अलग बनता है किसके हिसाब से? ऑपरेशंस के हिसाब से, जिस तरीके से काम है उस तरीके के हिसाब से हम जॉब कार्ड बनाएंगे। अगला जॉब कार्ड होता है वर्कर के हिसाब से भी, कि अलग तरीके के जो वर्कर है उनके लिए अलग अलग जॉब कार्ड बनेगा। जॉब कार्ड मतलब उनकी डिटेल लिखी जाती है, किस तरीके के वर्कर है और किस तरीके का काम करते हैं, कितनी उनकी बेसिक पे कितनी बनती है, ठीक है, वो सब डिटेल। अगली कंबाइंड क्या होता है, जॉब कार्ड बनता है जिसके अंदर बहुत सारे वर्कर की डिटेल लिख दी जाती है, कितने बंदों को इतनी सैलरी देनी है, ताकि एक बार में सारे बंदों की जो भी सैलरी पेमेंट करने का टाइम है तो हमको देखना ना पड़ेगा एक कार्ड उठा के इस बंदे को कितनी सैलरी देनी है। एक बार शीट में लिखा होगा सारे सारे बंदे और उनकी सारी सैलरी लिखी होगी, हम आराम से कैलकुलेशन कर पाएंगे। पीस वेज कार्ड बनता है कि हर एक चलते हैं आइटम को बनाने पे, हर एक फाइनल गुड्स को बनाने पे कितना में उनको बंदों को सैलरी पे करनी पड़ रही है, तो पीस वेज कार्ड का काम होता है जो कि डिटरमाइन करता है मतलब पोस्ट निकालने में। सिंपल सर। आगे चलते हैं, बात आता है आइडियल टाइम। आइडियल टाइम आपको बता चुका हूं सर। अच्छा ये सब जो है ना सर सुनिए, ये जो डेली टाइम है और वीकली टाइम है आपको बता दिया, ये सर इन सब की जो डिटेल है वो सारी 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 यहाँ पे साइड में दे दूंगा, मतलब साइड में क्या पूरे पे दे दूंगा मैं, ठीक है भाई। ये चारों आपके जो होंगे वो बन जाएंगे आपके, मतलब 5 जो आपके होंगे वो बन जाएंगे आपके ये सारे सारे जॉब कार्ड। सिंपल सर। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है टाइम, क्या सॉरी अगला टॉपिक आता है सर आइडियल टाइम। अब आइडियल टाइम क्या होता है वो बता चुका हूं आपको। लेबर 10 बजे आई है, 10:45 पे काम करना चालू किया, तो जो 45 मिनट उसने बर्बाद करे हैं उसके लिए भी हमको सैलरी देनी पड़ रही है, इसी को बोलते हैं आइडियल टाइम। सिंपल सर। तो आइडियल टाइम क्या होता है? इट इज दैट टाइम फॉर विच वर्कर हैज बीन पेड, जिसके लिए वर्कर को पे किया गया विदाउट एनी प्रोडक्शन टू द एम्प्लॉयर, उसने एम्प्लॉयर के लिए कोई प्रोडक्शन भी नहीं किया तब भी। सिंपल सा, इसको बोलते हैं आइडियल टाइम। अब आइडियल टाइम जो होता है इसको कम करना है, और ये कैसे हो सकता है कि आइडियल टाइम यानी हमारे पास हम पेमेंट भी कर रहे हैं और वो काम भी नहीं कर रही, क्यों होता है ऐसा? तो इसके अलग अलग कारण है। पहला नॉर्मल कॉजेस, नॉर्मल कारणों की वजह से हो सकता है कि भाई क्या बोलते हैं लेबर काम नहीं कर पा रही, ठीक है। दूसरा एबनॉर्मल कॉजेस, मतलब कि हमारा जो वेस्टेज हो रहा है, लेबर को हम सैलरी पे कर रहे हैं लेकिन वो काम भी नहीं कर पा रही, क्यों? उसका कारण क्या है, हमको लॉस क्यों हो रहा है? तो नॉर्मल कारण भी है, कुछ एबनॉर्मल कारण भी है। नॉर्मल कारण क्या है कि आइडियल टाइम बन रहा है हमारा, जैसे कि पहला काम टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क। टाइम खराब हो रहा है फैक्ट्री के गेट पे और जो काम करने हैं उसकी जगह के बीच में, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनके बीच में, जहाँ पे काम करना है और जहाँ पे फैक्ट्री का गेट है। इस वजह से एंट्री करने के टाइम पे तो वो एंट्री कर जाते हैं, टाइम पता चलता है आइडियल टाइम, लेकिन वो फैक्ट्री मतलब मशीन तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, इस वजह से आइडियल टाइम हमारा बढ़ जाता है। आगे टाइम टेकन इन पिकअप एंड वर्क, यानी कि कई बार क्या होता है काम करने में देरी हो जाती है, मतलब वर्कर आता है तो फिर उसको क्या बोलते हैं पानी पीना है, उसके बाद चाय पीनी है, उसके बाद कॉफी पीनी है, उसके बाद एक छुट्टा मारना है उसे, ठीक है भाई। हाँ जी, इसके बाद उसको क्या बोलते हैं जो मशीन है, मशीन चालू करने में ऑपरेट करने में टाइम वेस्ट हो रहा है उसका, समझ में? हाँ जी, तो इन सब में टाइम वेस्ट हो जाता है, नॉर्मल कॉजेज है, ठीक है। अगला सेटिंग अप मशीन, मशीन को सेटअप करने में यानी कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, तो ये भी नॉर्मल कॉजेज के अंदर आता है, क्योंकि मशीन तो सेटअप करनी पड़ेगी, उसको कम कर नहीं सकते हम, ठीक है भाई। पर्सनल नीड्स, कई बार वॉशरूम जा रहा है, कभी चलते हैं 2 नंबर जा रहा है, कभी 1 नंबर जा रहा है, तो फिर इन सब डिटेल में मतलब इन सब चीजों में हम तो रोक नहीं सकते ना भाई कि क्या 2 नंबर आया तो दबा के बैठ जा भाई, करने की जरूरत नहीं तेरे को, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन करना चालू कर, पैसे तो यहाँ पे हगने दिए थे उसके दिए पैसे, तो ऐसे नहीं कर सकते ना, हमको भेजना पड़ेगा उसे,
तो इस वजह से ये नॉर्मल कॉजेज बन जाता है, नॉर्मल कारण है जिसकी वजह से हमारा आइडियल टाइम बढ़ सकता है। ठीक है, अच्छा एबनॉर्मल कॉजेज जिसकी वजह से हम इसको हटा सकते थे, कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा लॉस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? जैसे कि टेम्परेरी लैक ऑफ वर्क, जो टेम्परेरी जो काम है हमारा वो कम हो गया, यानी हमें उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है काम करने की, लेकिन फिर भी लेबर आ चुका है तो हमें उससे प्रोडक्शन करवाना है, तो हम थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करवा लेते हैं, बाकी टाइम वेस्ट हो रहा है उस कंपनी के अंदर। ठीक है, अगला ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, मशीन कोई खराब हो गई तो इस वजह से वो जो लेबर है वो खाली बैठा हुआ है, तो ये भी टाइम मतलब आइडियल टाइम में गिना जाएगा। पावर फेलियर, लाइट ही नहीं आ रही तो मशीन चल ही नहीं पाएगी, पावर ही नहीं आ रही हमारे पास, ठीक है भाई, तो ये लेबर खाली बैठा हुआ है तो आइडियल टाइम गिना जाएगा। लैक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या हो गया, हमारे पास कम है, रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, तो इस वजह से भी आइडियल टाइम बढ़ सकता है, सिंपल से। अगला नेचुरल डिजास्टर, कोई फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो इस वजह से भी क्या हो गया, आइडियल टाइम बढ़ सकता है। तो ये सारे कारण है, एबनॉर्मल कारण जिसकी वजह से हमारी कंपनी को क्या हो सकता है, लॉस होता है, आइडियल टाइम की वजह से पेमेंट करनी पड़ती है। ये नॉर्मल काम है जिनको हम कम नहीं कर सकते, ठीक है, और ये एबनॉर्मल कॉजेज है जिसको हम कम कर सकते हैं, बच सकते हैं, जिससे रिजर्व बना के तैयारी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है, नॉर्मल कॉस्ट जो होती है ना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जुड़ जाते हैं। अगला चालू करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी नॉर्मल एक्सपेंस है ना, जितने भी नॉर्मल कॉजेज हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं कंपनी को लॉस हो रहा है, ये सारा का सारा हम जो अमाउंट है ना, ये कहां पे जोड़ देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, जिसके अंदर मतलब जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जो इसकी वजह से प्राइस भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम अपना प्रॉफिट बढ़ा लेंगे, सिंपल सा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ा दिया जाता है ताकि जो कॉस्ट है उसकी मतलब जो प्रोडक्ट बनाने की जो खर्चा है उसको बढ़ा दिया जाएगा, सिंपल सा, बढ़िया। तो इसको कहां पे जोड़ा जाएगा, हर मटेरियल की जो कॉस्ट होती है ना, उस हर एक इंडिविजुअल मटेरियल की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है, सिंपल सा। अगर डायरेक्ट लेबर का खर्चा है तो डायरेक्टली जुड़ जाता है, आपको पता है पहले से, ठीक है। और वहीं पे अगर ये होता है इनडायरेक्ट लेबर, क्या होता है इनडायरेक्ट लेबर, तो इसको ओवरहेड के अंदर जोड़ देते। अभी चलेंगे सर, अगला चैप्टर हमारा ओवरहेड का ही है, तो सुनिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट इंक्लूड्स नॉर्मल आइडियल टाइम, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसके अंदर नॉर्मल आइडियल टाइम आता है, अब नॉर्मल वाला टाइम नहीं इंक्लूड करती। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट, ये जो आइडियल टाइम है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और उसके बाद डिवाइड कर देते हैं, तो फिर हमें इंडिविजुअल की जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की वो पता चल जाती है कि कितनी कॉस्ट आ रही है हर एक पे एक्स्ट्रा, ठीक है भाई। उसके बाद फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, हाँ अगर ये जो हमने आइडियल टाइम लगाया है ये अगर इनडायरेक्ट नेचर का है, यानी इनडायरेक्ट वेजेस का है, तब आप यहाँ पे इसको कहां पे जोड़ोगे, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। अगले जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे ना, तब या ना कॉस्ट शीट हमने पहले सीखी भी थी। कॉस्ट शीट क्या, देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों जोड़ के हमारी प्राइम कॉस्ट आती है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, क्या निकालना अगर हमें, क्या बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाए मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ जाएंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा फैक्ट्री का। तो इसके अंदर देखो, अगर नॉर्मल जो कॉजेज हैं, नॉर्मल कारण जो होते हैं, ये नॉर्मल अगर खर्चा हो रहा है किसी प्रोडक्शन करने के ऊपर और उसमें आइडियल टाइम आ रहा है, तो वो जुड़ता है डायरेक्ट लेबर के अंदर, ठीक है, और जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है हमारी। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट नेचर का होता है, यानी जो लेबर है जैसे वॉचमैन है वो लेट आ रहा है या फिर कोई काम नहीं कर पा रहा है प्रोडक्टिव, तो वो चीज जुड़ जाती है किसके अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, सिंपल सा। बस ये काम करते हैं आगे। अगला एबनॉर्मल आइडियल टाइम, अब इससे कैसे डील करें एबनॉर्मल आइडियल टाइम से, देखो ये तो पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, इससे कैसे डील किया जाए जो एबनॉर्मल खर्चे हैं, ये तो सिंपल से जैसे पहले डील करते थे वैसे डील करना है, जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके अंदर डाल दिया जाएगा लॉस मान के, जैसे लॉस हो गया हमारा, ठीक है, तो नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, इसको कॉस्टिंग के अंदर नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इससे कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लॉस है एक तरीके का, ठीक है भाई। दूसरी चीज कॉस्टिंग पीएनएल, इसको कहां पे डाला जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के पीएनएल के अकाउंट के अंदर, सिंपल सा भाई। अगला आता है सर, टाइम खत्म, टॉपिक खत्म, आइडियल टाइम कार्ड एंड आइडियल कैपेसिटी। अब ये आइडियल टाइम कार्ड क्या होता है और आइडियल कैपेसिटी क्या होता है। आइडियल टाइम कार्ड क्या होता है जो आपने पढ़ा, आइडियल टाइम कार्ड मतलब जिसमें लिखा होता है कि लेबर कब आ रहा है, कब जा मतलब कब आ रहा है और कब वो काम कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है, तो उसके पीरियड का जो टाइम डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम आइडियल टाइम, और उसको रिकॉर्ड जहां पे किया जाता है उसको बोलते हैं आइडियल टाइम कार्ड। तो आइडियल टाइम कार्ड होता है जितने टाइम कंपनी उसको पे कर रही है लेकिन वो टाइम काम नहीं कर पा रहा, ठीक है भाई बना। आइडियल कैपेसिटी क्या होता है, आइडियल कैपेसिटी थोड़ी सी अलग होती है। आइडियल टाइम बता दिया आपको, लेबर काम करने के लिए आया है लेकिन वो काम कर नहीं रहा, उसको बोलते हैं आइडियल टाइम। आइडियल कैपेसिटी यहाँ पे दिक्कत होती है मशीनों में, जैसे मशीन हमारे पास काम करने के लिए रेडी है लेकिन मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, मशीन में नहीं मतलब किसी और चीज में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर ब्लड आ गया, फ्लड आ गया, बार बार आ गया, या फिर पावर नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, तो मशीन तो रेडी है काम करने के लिए, तो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन पावर नहीं आ रही, इस वजह से हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो इसको बोलते हैं आइडियल कैपेसिटी। आइडियल कैपेसिटी बताती है हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, और आइडियल कॉस्ट जो होती है, आइडियल टाइम कार्ड जो होता है वो बताता है कि लेबर कितना प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, इसमें जानबूझ के। तो यहाँ पे खत्म होता है आज का टॉपिक, ठीक है भाई। अगर आज का टॉपिक क्या, थोड़ा सा टॉपिक रह रहा है सर, लगभग इतना जितना हमने पढ़ा थोड़ा सा उतना ही रह रहा है। अगर कोशिश करूंगा इसी वीडियो में बन जाता है तो फिर इसी वीडियो में बना दूंगा, वरना कल एक वीडियो बनेगी पार्ट 2 और उसके अंदर कंप्लीट कर दूंगा ये वाला चैप्टर, सिंपल सा, बढ़िया।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले तक रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंगों से थैंक यू आपको, ठीक है। और आपने पहले तक नहीं कर रखा कोई बात नहीं, आराम से कर दियो बाद में, अरे कोई बात नहीं यार, आराम से कर दियो बाद में, हम कितने जा रहे हैं यार, हम भी यही हैं, हम भी यही हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करके आराम से नोट्स परचेज कर लोगे, ज्यादा अमाउंट रखते भी नहीं हम, 150 से 200 के बीच में अमाउंट होता है, आप आराम से पेमेंट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। टेंशन मत लेना सर, मेरी राइटिंग में नहीं है, मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, तो हमने कंप्यूटर राइटिंग में नोट्स बना रखे हैं ताकि आप आराम से समझ पाओगे, सिंपल। चलिए, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसका नोट करना है भाई नोट कर लेना, कदे फिर बोल दो कि नोट नहीं करना दिया तुमने, ठीक, बाय बाय। हाँ भाई श्योर है, चलिए फिर, तो टॉपिक का नाम आता है भाई ओवर टाइम। अब ये ओवर टाइम क्या होता है, जब नॉर्मल जो आवर होते हैं, एम्प्लॉय अपने नॉर्मल आवर से ज्यादा काम करता है आपके लिए, तो फिर उसको बोला जाता है ओवर टाइम, कि वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है आपके लिए, ओवर टाइम कर रहा है, सिंपल। चलिए एक बार पढ़ते हैं क्या होता है ओवर टाइम। क्या होता है, इफ वर्कर स्पेंड मोर टाइम इन जॉब इज नोन एज ओवर टाइम। यानी जो वर्कर है, जैसे उसको बोला गया कि आप 8 घंटे काम करोगे, तो 8 घंटे से अगर आप ज्यादा काम करवा रहे हो, उससे 10 घंटे 12 घंटे काम करवाते हो, तो वो जो 2 या 4 घंटे होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ओवर टाइम कहलाते हैं, कि आप एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, सिंपल। चलिए, अब ये ओवर टाइम होता क्यों है, कॉजेज क्या है ओवर टाइम के, आप ओवर टाइम काम क्यों करवाते हो, तो ड्यू टू हाई एफिशिएंसी ऑफ डिमांड, यानी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है एकदम से। अगर डिमांड चीजों की आपकी प्रोडक्ट की बढ़ जाती है तो फिर आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा तो इसके लिए या तो आप लेबर बढ़ाओ, या फिर वो जो लेबर है पुराने वाले उन्हीं से ज्यादा काम करवाओ। तो लेबर बढ़ाएंगे तो फिर हमको बाहर से ढूंढ के लाने पड़ेंगे लेबर, और इतनी जल्दी मिलते नहीं है, तो हम जो पुराने लेबर होते हैं उन्हीं से बोलते हैं आप ओवर टाइम करिए, एक्स्ट्रा काम करिए, जिससे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा, समझ में? हाँ जी, तो फिर डिमांड बढ़ने की वजह से आप क्या करते हो, ओवर टाइम करवाते हो लोगों से। दूसरी चीज, अर्जेंट वर्क। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा अर्जेंट वर्क आ जाता है कि प्रोडक्शन हमें मतलब फाइनल गुड्स हमें बना के प्रोवाइड ही करनी है, मतलब कि एकदम से वो कह रहा है भाई अर्जेंट काम है हमें फटाफट दे दो, तो हमें काम करवाने के लिए ओवर टाइम की जरूरत पड़ जाती है लोगों से, अपने एम्प्लॉय से, कि आप ओवर टाइम करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करिए, ठीक है। आगे चलते हैं स्लैकनेस ड्यूरिंग नॉर्मल वर्क। कई बार क्या होता है, सुपरविजन अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता, या फिर सुपरवाइजर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता, तो इस वजह से वो स्लैकनेस दिखा देते हैं पूरे नॉर्मल टाइम के दौरान, मतलब पूरे दिन वो काम ठीक से करते नहीं है। तो हमें अपना प्रोडक्शन तो निकालना है, नॉर्मल आउटपुट तो निकालना ही है, तो नॉर्मल आउटपुट निकालने के टाइम पे, उस टाइम पे हम यूज करते हैं क्या, नॉर्मल प्रोडक्शन, मतलब कि हम उसको ओवर टाइम करवाते हैं, भाई जो हमने नॉर्मल प्रोडक्शन सोच रखा था वो आप ओवर टाइम में करिए, क्योंकि क्या बोलते हैं स्लैकनेस सोच के, या फिर जो नॉर्मल आउटपुट था वो भी नहीं निकल पाया पूरे दिन के दौरान, सिंपल सा। चलिए, तो इसलिए हम ओवर टाइम करवाते हैं, तो ये सब कारण है इस वजह से हम क्या करवाते हैं, ओवर टाइम करवाते हैं लोगों से। अच्छा जी, तो अगर हमने ओवर टाइम करवाया लोगों से, तो उसको अकाउंटिंग में या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रीट कैसे किया जाएगा, कहां पे लिखा जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवर टाइम को। तो देखिए, अगर नॉर्मली आपने ओवर टाइम करवाया है तो उसको लिखा जाएगा लेबर डायरेक्ट के अंदर, मतलब आपको बताया था ना, एक तो डायरेक्ट चलते मटेरियल होता है, डायरेक्ट चलते लेबर होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इन तीनों जोड़ के प्राइम कॉस्ट बनती है। तो प्राइम कॉस्ट जब हम निकालने जाएंगे उस टाइम पे जो डायरेक्ट लेबर आता है ना, उसके अंदर जोड़ देंगे ओवर टाइम कैटेगरी के अंदर डाल के, सिंपल सर। चलिए, अगर मान लो इनडायरेक्ट नेचर का है तब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जोड़ देना, सिंपल सर। चलिए, इनडायरेक्ट लेबर में जोड़ देना। आगे चलते हैं, अर्जेंट रिक्वायरमेंट। कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन में अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें इतना प्रोडक्शन अर्जेंटली चाहिए, तो अर्जेंटली प्रोडक्शन करना है तो फिर अर्जेंटली आपको क्या करना पड़ेगा, चलते हैं ओवर टाइम भी करवाना पड़ेगा। अब जब उस टाइम पे अगर आप जो नॉर्मल चलते वर्कर है वो ओवर टाइम कर रहे हैं, तो अर्जेंटली काम की वजह से, तो इस जो ओवर टाइम का जो खर्चा होता है इसको जोड़ दिया जाता है उसी जॉब की अमाउंट में, यानी जो प्रोडक्ट हो रहा है उसी के अमाउंट में जोड़ दिया जाता है उस प्रोडक्ट को महंगा बनाने के लिए, सिंपल सर। हाँ जी, तो डायरेक्टली कहां पे जोड़ दिया जाएगा उस टाइम पे, ओवर टाइम को जॉब के अंदर। अगला, इंटरमीडिएट नेचर। इंटरमीडिएट नेचर क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारे पास जो मशीनरी है वो खराब हो गई, या फिर हमारा किसी तरीके से लॉस हो गया, टाइम वेस्ट हो गया किसी वजह से, जैसे कि पावर ब्रेक हो गया, यानी कि लाइट वाइट चली गई, तो इस वजह से हमारा लॉस हो गया। तो इस तरह के जो लॉस होते हैं उसकी वजह से जो हमारे पास चलते जो काम करना था, जितना आउटपुट बनाना था उतना आउटपुट बन नहीं पाया, तो हमने सोचा अब ओवर टाइम कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से लाइट आ गई है, तो ओवर टाइम कर लेते थोड़ा सा, जो प्रोडक्शन पुराना रह गया था वो कर लेते कंप्लीट। तो उस टाइम के खर्चे को आपको दिखाना पड़ेगा कहाँ पे, फैक्ट्री ओवरहेड में, क्योंकि जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं उसके अंदर आप दिखा दोगे कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर लॉस हो गया था, इस वजह से हमने ओवर टाइम करवाया। आगे, अगर लॉस बाय टाइम या फिर लॉस बाय फायर हो गया, या फिर लॉस बाय किसी भी से, मतलब नेचर क्या बोलते खराब हो गई, नेचुरल डिजास्टर आ गया कोई भी, उस वजह से एबनॉर्मल लॉस हो गया आपका। एबनॉर्मल लॉस तो मैंने पहले ही बताया था आपको, कहाँ पे शो किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग या पी एंड साइड में, तो पी एंड अकाउंट में आप कॉस्ट अकाउंटिंग में डाल दोगे जो भी ओवरहेड होगा आपका उसको, सिंपल से बढ़िया। ये है ओवरहेड की अकाउंटिंग एंट्रीज कहां पे होगी। आगे जी, आगे चलते हैं, रीजंस फॉर अवॉइड ओवर, मतलब ज्यादा लोग कहते हैं कि ओवर टाइम जो है ना करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ओवर टाइम में ना कुछ दिक्कतें होती हैं। तो रीजंस फॉर अवॉइड ओवर टाइम, कि लोगों से ओवर टाइम क्यों ना करवाएं, कंपनी वाले लोगों से ओवर टाइम क्यों ना करवाएं। देखो,
इससे ना पहला रीजन क्या है, ओवर टाइम के लिए ना हमेशा हाई रेट्स पे करने पड़ते हैं। जो नॉर्मल आवर है लोग उससे ज्यादा आपके लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो फिर उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो जो नॉर्मल आवर में किसी बंदे को काम मतलब 1 घंटे मान लो 100 रुपए मिलते हैं, तो जो ओवर टाइम कर रहा है तो उसके 1 घंटे के उस टाइम पे कितना दिया जाएंगे, 100 के अलावा 150-200 रुपए ऐसे अमाउंट दिया जाएगा ओवर टाइम के दौरान। सिंपल सा। तो हाई रेट्स पे करने पड़ते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो इस वजह से कंपनी सोचती है कि भाई ओवर टाइम ना करवाया जाए। दूसरी चीज, वर्कफोर्स कम हो जाती है इसमें। इससे क्या होता है, वर्कफोर्स कम होती है। वर्कफोर्स कम होने का मतलब क्या है, जो लेबर है ना अपना सारा का सारा ध्यान फिर ओवर टाइम में लगाते हैं, सोचते हैं जो भी काम है, मतलब उल्टा बोल रहा हूँ, सुनिए, वर्कफोर्स कम हो जाती है। वर्कफोर्स मतलब कम होने का मतलब क्या है, जब आप ओवर टाइम कर पाते हो तो फिर ये चलते देखने में आता है कि जो ज्यादातर कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है वो वहां पे कम है, तभी लोगों से क्या करवाया जा रहा है, ओवर टाइम करवाया जा रहा है। क्योंकि अगर मान लो एम्प्लॉयज होते, लोग कंपनी यही मानते हैं भाई, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कंपनी में लोग कम है, सिंपल, तभी तो ओवर टाइम करवा रही है कंपनी हमसे। तो अगर कंपनी के अंदर लोग होते तो फिर कंपनी ओवर टाइम नहीं करवाती, तो कंपनी के अंदर लोगों की कमी है, चलते हैं लोग है नहीं अच्छे तरीके से काम करने के लिए, तो इस वजह से लोगों से क्या करवाया जाता है, ओवर टाइम करवाया जाता है। तो कंपनी का एक नेगेटिव इमेज जाता है कि भाई कंपनी के पास ज्यादा वर्कर है नहीं काम करवाने के लिए, सिंपल सा। ओवर टाइम की वजह से लोग ये मानते हैं कि कंपनी के पास वर्कफोर्स कम है। अगली चीज, फिर जो एम्प्लॉइज है ना वो नॉर्मल वर्क में काम नहीं करते, मतलब कि जो नॉर्मल क्या बोलते हैं, आपको बुलाया गया जो 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए जो आपको बुलाया गया, नॉर्मल ड्यूटी जो आपकी दे रखी है, लोग वहां पे सोचते हैं कि टाइम थोड़ा सा और पास करते हैं, प्रोडक्शन और कम करते हैं, प्रोडक्शन और कम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्शन डिले होगा तो कंपनी हमसे ओवर टाइम करवाएगी, और ओवर टाइम में जो वेजेस है वो क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। सिंपल से। तो लोगों की आदत तो क्या बन जाती है, ओवर टाइम में काम करने की, तो वर्क आपका डिले करते रहेंगे, काम डिले करते रहेंगे, नॉर्मल वर्क में काम नहीं करेंगे, ओवर टाइम में काम करेंगे, सिंपल सा ये वर्क। ठीक है सर। आगे, ओवर टाइम एक्सपेंस, ओवरहेड एक्सपेंस क्यों होते हैं आपके, बढ़ जाते हैं क्योंकि ओवर टाइम आप करवा रहे हो, तो फिर आपको ओवरहेड एक्सपेंस देने पड़ेंगे, मतलब कि ज्यादा एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ओवरहेड एक्सपेंस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से हमें अवॉइड करना चाहिए क्या, ओवर टाइम। सिंपल से। आगे चलते हैं, पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट जैसे वो था ना पुराना डिपार्टमेंट, हाँ जी, ये पेरोल डिपार्टमेंट है। पेरोल डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो लोगों को सैलरी प्रोवाइड करता है उनके काम के हिसाब से। सिंपल सा। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो लोगों को पेमेंट प्रोवाइड करता है, उनकी सैलरी प्रोवाइड करता है, वेजेस प्रोवाइड करता है उनके काम के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं पेरोल डिपार्टमेंट। और पेरोल डिपार्टमेंट पेमेंट देने से पहले, यानी कि उनकी पे देने से पहले क्या क्या चेक करता है और किस हिसाब से उनको पेमेंट देता है, तो ये ये 4 चीजें चेक करता है। पहले क्लॉक और टाइम कार्ड, जो हमने पिछला पढ़ा था ना भाई, क्लॉक कार्ड टाइम कार्ड, तो वो टाइम कार्ड या क्लॉक कार्ड चेक करता है कि लेबर कब आ रहे थे, कब जा रहे थे, उस हिसाब से उस ड्यूरेशन का उनको पे दिया जाए। ठीक है भाई। उसके बाद पीस वर्क कार्ड। पीस वर्क कार्ड, जैसे अगर हमने कई बार पीस वर्क कार्ड बना रखा है, हर एक प्रोडक्ट का डिटेल लिखा होता है, कितने पीस बनाओगे तो कितना आपको पेमेंट मिलेगा, तो फिर उस हिसाब से भी आप क्या कर देते हो, उनको पेमेंट करते हो। सिंपल से। उसका जॉब कार्ड, जॉब के हिसाब से भी किस तरह की कौन सी कैटेगरी में आप जॉब कर रहे हो उस हिसाब से भी आपको कार्ड मतलब पेमेंट कर दी जाती है। एम्प्लॉय रिकॉर्ड कार्ड, एम्प्लॉय का पास्ट रिकॉर्ड दिखा जाता है, किस तरीके से वो एम्प्लॉय था, पुराना एम्प्लॉय था तो अच्छी पेमेंट मिलेगी, पुराना नया एम्प्लॉय आया तो फिर थोड़ी कम पेमेंट मिलेगी, जितना पुराना होगा तो ज्यादा पेमेंट मिलती है। इस तरीके से ये कार्ड है जो कि हम मेंटेन करके चल रहे थे, और इन्हीं कार्ड्स को देख के हम क्या करते हैं, उनको पेरोल उनकी प्रोवाइड करते हैं। सिंपल से। हम नहीं प्रोवाइड करते, पेरोल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। सिंपल। आगे चलते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 एक्ट। देखो, एक पेमेंट वेजेस का एक्ट है कि जो हमको पेमेंट देनी है वो 1936 एक्ट के हिसाब से देनी है, लेकिन 1936 के अंदर कुछ आपको डिडक्शन दे रखी है जो आप उनकी सैलरी में से काट सकते हो। जैसे किसी बंदे की सैलरी अगर 20,000 रुपए है, तो फिर उसमें से कुछ सैलरी आप काट सकते हो, उसको आपको देने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन सी सैलरी है जो कंपनीज आपके लिए काट सकती हैं, वो क्या क्या डिडक्शन है वो समझिए। जैसे कि डिडक्शन, फाइन इन द एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, अगर आपने छुट्टी कर रखी है, लीव ले रखी है, तो फिर उसके टाइम पे कंपनी जो आपसे फाइन चार्ज कर सकती है, वो एक डिडक्शन के मतलब आपकी सैलरी में से काटा जाएगा। दूसरा, लॉस ऑफ गुड्स, काम करते करते आपने किसी गुड्स का या फिर मशीनरी में तोड़ कर दिया, तो टूट फूट कर दिया, जिसकी वजह से लॉस हो गया कंपनी का, तो वो आपकी कंपनी आपकी सैलरी में से डिडक्शन किया जाएगा। हाउस रेंट एंड अदर, कंपनी कई बार क्या होती है अपने एम्प्लॉइज को हाउस रेंट प्रोवाइड करती है और बाकी सब सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपकी सैलरी में से उसका अमाउंट काटा जा सकता है। ठीक है भाई। डिडक्शन ऑफ एडवांस, यानी कई बार क्या होता है जो एम्प्लॉइज होते हैं कंपनी में काम करने वाले, वो थोड़ा सा उनको जरूरत पड़ जाती है पैसों की, तो वो एडवांस में पैसे ले लेते हैं। देखो, पेमेंट जो होती है ज्यादातर लोगों को 7 तारीख को या 10 तारीख को पेमेंट मिलती है, लेकिन कई बार महीने के बीच में ही उनको जरूरत पड़ जाती है पैसों की, तो 22 तारीख को 20 तारीख के आसपास कंपनी से पेमेंट ले लेते हैं लोग एडवांस के तौर पर। तो अगर कंपनी ने एडवांस दिया किसी एम्प्लॉइज को, तो वो उसकी सैलरी में से काट सकती है बाद में। सिंपल से। इनकम टैक्स, कई बार लोगों का जो इनकम टैक्स होता है कंपनी को वो पे करना पड़ता है, तो इनकम टैक्स के तौर पे भी कंपनी क्या आती है, पैसे काट सकती है। सिंपल से। हाँ जी, जिसको हम वो बोलते थे, क्या बोलते थे, टीडीएस, मतलब टैक्स डिडक्शन सोर्स। हाँ जी। अगला, कोर्ट ऑर्डर, कई बार क्या होता है कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि इस बंदे की सैलरी में से इतना काटा जाएगा पेमेंट, इसके बच्चे की फीस इसके लिए, तो फिर वो आपको काटना पड़ेगा कोर्ट के ऑर्डर पे। दूसरा, पीएफ का एक्सपेंसिव, जो भी पीएफ अगर कंपनी ने करवा रखा है किसी इंप्लॉइज का, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं इसे,
तो प्रोविडेंट फंड का अगर किसी ने एम्प्लॉय ने स्कीम ले रखी है तो फिर वो प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कंपनी उसकी सैलरी में से काट लेगी, सिंपल से। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज, भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो ड्यूटीज बनती है उस हिसाब से भी आपके चार्जेस काटे जाएंगे कुछ सैलरी में से। एलआईसी का अगर आपने प्रीमियम बोल रखा है कंपनी को पे करने के लिए तो एलआईसी का प्रीमियम भी आपकी सैलरी में से काटा जाएगा। ईएसआई का कंट्रीब्यूशन, अगर आपने ईएसआई का कंट्रीब्यूशन करवा रखा है तो फिर वो भी अपनी सैलरी में से काट लिया जाएगा। ईएसआई मतलब अगर आप चलते हैं आपकी फैमिली या फिर आप किसी हेल्थ इशू में आते हो तो फिर आप आराम से इलाज करवा सकते हो, ठीक है, एम्प्लॉय सिक्योरिटी स्कीम के अंदर, सिंपल से। चलिए आगे चलते हैं। पहला टॉपिक आता है फ्रॉड इन पेमेंट ऑफ वेजेस। कई बार कंपनी क्या करती है, वेजेस पे करने के टाइम पे कुछ फ्रॉड करती है। कंपनी वेजेस पे करने के टाइम पे फ्रॉड करती है, क्यों? क्योंकि देखो कंपनी को ना, कंपनी का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट कमाने के बाद उसको सबसे ज्यादा क्या भरना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स ना भरना पड़े तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट को कम दिखाती है। किस तरीके से? कंपनी दिखाती है कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ चुके थे, हाँ हमने कमाया पैसा लेकिन जो हमारे एक्सपेंसेस है वो बढ़ चुके हैं, तो इस वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ चुकी है। कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो हमको सैलरी वैलरी है वो ज्यादा देनी पड़ी और हमारा प्रॉफिट क्या हुआ है, कम हुआ। इस वजह से हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या होती है, कई बार करते हैं पेमेंट करने में फ्रॉड करती हैं, यानी कि दिखा देती है कि एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी पे करी, हमने ज्यादा पेमेंट कर रखी है, लेकिन एक्चुअल में करी नहीं होती है। तो वो पेमेंट कैसे फाइंड आउट करेगी कंपनी फ्रॉड कर रही है नहीं कर रही? तो देखिए कंपनी क्या क्या कर सकती है। पहली चीज, कौन से फ्रॉड हो सकती है, डमी वर्कर इन पेरोल। जब कंपनी पे करने के टाइम पे जाएगी, सैलरी वैलरी पे करने जाएगी, तो वहां पे वो डमी वर्कर दिखा सकती है। डमी वर्कर मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्कर दिखा दिए भाई जो कि कंपनी में काम भी नहीं करते थे, ताकि उनको कंपनी ने क्या किया, पेमेंट करी है, सिंपल सर, उनकी सैलरी वैलरी की। इसको बोलते हैं डमी वर्कर दिखा रखे हैं, ताकि उनकी जो एक्सपेंस है, जो सैलरी वैलरी का ओवरहेड एक्सपेंस हो गए या फिर जो डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस हो गए वो बढ़ जाए, जिससे कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, सॉरी कॉस्ट बढ़ जाए और प्रॉफिट क्या हो जाए, कम हो जाए, सिंपल सर, जिससे टैक्स कम करना पड़े। अगला, रॉन्ग आवर्स। कई बार एम्प्लॉय काम कर रहे हैं केवल 8 घंटे, लेकिन कंपनी ने दिखा दिया 12 घंटे काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो रॉन्ग आवर्स दिखा रखे हैं। इस वजह से कंपनी दिखाती है कि हमको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ रही है एम्प्लॉयज को, इसलिए हमारा प्रॉफिट कम हो रखा है। अगला, पेमेंट ऑफ लीविंग हॉलिडे, मतलब जो कंपनी ने छुट्टियां दे रखी है, हॉलिडेज दे रखे हैं, संडे वनडे दे रखा है या कोई त्योहार दे रखा है, ओकेशन पे लीव दे रखा है, तो उस टाइम की भी कंपनी की पेमेंट कर रखी है उनको। तो अगर कंपनी ऐसे भी पेमेंट दिखानी है तो भाई वो इलीगल है, तो आप दिखा नहीं सकते, सिंपल सा। तो आपको इसकी पेमेंट नहीं देनी है उन्हें, ठीक है, एम्प्लॉयज को। उसके बाद हाई रेट्स ऑफ पे, हाई रेट्स ऑफ पे दिखा रहा कंपनी ने, जितना कंपनी ने बोला था और कंपनी उससे ज्यादा उनको पेमेंट कर रही है सैलरी वैलरी की, तो फिर ये भी इलीगल है भाई, क्योंकि इससे आपने एक्सपेंस दिखा दिए तो आपका प्रॉफिट चलते हैं ऑब्वियसली कम दिखाई देगा, जिससे आपको टैक्स भी नहीं भरोगे। तो आपको क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो वेजेस है उनकी वही दिखानी है उसके अंदर। ओमिशन ऑफ डिडक्शन, ओमिशन ऑफ डिडक्शन, अब मैंने बताया था ये सारे के सारे डिडक्शन होते हैं जो कि आप सैलरी में से काट सकते हो। कौन से डिडक्शन, ये नहीं, ये सारे सारे डिडक्शन होते हैं जो कंपनी जो होते हैं वो एक एम्प्लॉय की सैलरी में से काट सकती है। लेकिन अगर इनमें से कोई सारे डिडक्शन कंपनी काटी नहीं है या फिर भूल गई है वो काटना, तो इससे उनकी सैलरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझा, सैलरी बढ़ गई तो फिर कंपनी को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कंपनी इस तरीके से काम कर सकती है, और भी बहुत सारे फ्रॉड जो कंपनी करती रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रिकॉशंस ऑफ इंटरनल चेक। आप खुद ही, यानी कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है, तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग सीख रहे हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप खुद ही चेक कर सकते हो कि कंपनी किस तरीके से, मतलब आप खुद ही सावधानी रख सकते हो कि कंपनी चलते अच्छे तरीके से उनको पेमेंट दिखा रही है या फिर नहीं दिखा रही है, सिंपल से, ताकि आपके ऊपर कोई दिक्कत ना हो बाद में। तो कैसे चेक करोगे, जितने भी फ्रॉड्स हैं, जितने भी कंपनी फ्रॉड करती है उनको दोबारा से चेक करना चालू कर दो कि अच्छे तरीके से कर रखे नहीं कर रखे, बस उसी को बोलते हैं प्रिकॉशंस। जैसे कि डिडक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली, मतलब जो डिडक्शन है वो प्रॉपर्ली कंपनी ने रिकॉर्ड किया नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना ओमिशन ऑफ डिडक्शन, कई बार ओमिशन कर देती है डिडक्शन का, तो आप अच्छे तरीके से चेक कर लेना कि डिडक्शन किया है ठीक से नहीं किया। ऑल वर्कर आर आस्क्ड रिकॉर्डिंग करेक्टिंग टाइम, मतलब कि हर वर्कर को बोला जाए कि आप टाइम जो जिस टाइम पे आए हो, जिस टाइम पे आप गए हो, वो टाइम करेक्टली रिकॉर्ड होना चाहिए आपके टाइम उस टाइम पे, या फिर जो आपकी टाइम क्लॉक है उस पे, ठीक है, ताकि कंपनी आराम से देख पाए कि भाई कितना हमने पेमेंट करी है उस हिसाब से, आइडियल टाइम, ठीक है। जॉब टाइम कार्ड, और अच्छे तरीके से आपको कंपनी को बोलना पड़ेगा, आप अच्छे तरीके से क्या बनाओ, जॉब क्या बोलते हैं, टाइम कार्ड बनाओ। जॉब कार्ड, टाइम कार्ड से क्या होगा, आप हर एक वर्कर की डिटेल जान सकते हैं, कौन सा वर्कर कितने टाइम के लिए काम किया, ताकि आप आराम से उनकी पेरोल डिसाइड कर पाओगे, सिंपल सर। हाँ जी, अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद ऑल कार्ड कस्टम ऑफिसर, मतलब कस्टडी ऑफिसर, जितने भी कार्ड्स होंगे वो ऐसा नहीं कंपनी में कोई भी चेंज कर रहा है या फिर कोई भी कुछ भी लिख के चला जा रहा है, वो सारे सारे जो कार्ड होंगे वो किसके अंडर में होंगे, कस्टडी ऑफिसर के पास, और कस्टडी ऑफिसर उसे अच्छे तरीके से सेफली रखेगा ताकि रिकॉर्ड्स मेंटेन रहे। रीजन फॉर ऑल क्लेम पेमेंट, यानी जितनी भी आपने पेमेंट करी है, किसी को आपने ईएसआई दिया है, पीएफ दिया है, तो उन सबके आपको रीजन पता होना चाहिए कि मैंने पेमेंट क्यों करी है, वो सारे सारे रीजन जो पता होने चाहिए। ये सारे प्रिकॉशंस हैं जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग सीखते हो या फिर जब आप पेरोल डिसाइड करने जाओगे, तो फिर आपको ये चेक देखना पड़ेगा कि कंपनी आपकी ऐसे कर रही है या फिर नहीं कर रही पेमेंट, सिंपल, इन चीजों को सावधानी है, ठीक है भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जो आपका मेन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें इन सब का क्या काम है।
तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है कि वो ये सारी चीजें वैल्यूएशन करे कि इम्प्लॉय जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको सैलरी किस तरीके से दी जाती है, उनके वेजेस किस तरीके से दी जाती है, उनके अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, सब चीज रिकॉर्ड किया जा रहा है प्रॉपर्ली या फिर नहीं किया जा रहा है। समझ में? हाँ जी। इससे आप कैसे चेक कर पाओगे ये सही हो रहा है आपके हिसाब से, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है कोई चीज? तो सुनिए, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का टोटल पेरोल आता है ना एक पीरियड का, जितना कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से आपको लगता है कि आपने खर्चा किया है एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, वो कैसे पता होना चाहिए आपका? वो बराबर होना चाहिए किसके? द सम ऑफ लेबर कॉस्ट अलोकेटेड टू डिवाइड इंडिविजुअल जॉब और डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट। यानी कि जितना भी कॉस्ट, मतलब पूरे डिपार्टमेंट, मतलब क्या बोलते हैं, क्या नाम था, जितना भी टोटल पेरोल कॉस्ट है, जितनी भी आपकी एक पीरियड की, एक टाइम पीरियड की जो जितनी भी टोटल पेरोल कॉस्ट है, जितना भी आपने खर्चा किया है, पेमेंट करी है वेज की, वो बराबर होनी चाहिए किसके? आपके सारे डिपार्टमेंट के, या फिर सारे इंडिविजुअल जॉब के, या फिर सारे प्रोडक्ट के जॉब के, मतलब जितना भी प्रोडक्ट आपने बनाया उसके खर्चे के। मैं हाँ जी, इसके अगर बराबर है, यानी कि जितना आपने खर्चा किया है प्रोडक्ट को बनाने पे, उतनी आप क्या बोलते हैं जॉब उनको प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके बराबर है तो सही है, वरना आपका क्या हो गया, गलती हो रखी है, कोई ना कोई चलते एक्स्ट्रा आपने गड़बड़ कर रखी है, फ्रॉड करके है उसके अंदर। सिंपल सा। चलिए आगे चलते हैं, वेज एनालिसिस शीट और वेज एब्स्ट्रैक्ट। अब वेज एनालिसिस शीट क्या होती है? एक ऐसी शीट होती है जहां पे डिटेल लिखी होती है कि हमने किस एम्प्लॉयज को कितने इस तरीके से वेजेस प्रोवाइड करी है, कितनी सैलरी प्रोवाइड करी है, मतलब सैलरी की स्टेटमेंट होती है हर एक एम्प्लॉयज को कितनी कितनी सैलरी मिली गई है। सिंपल सा। अगर आप देखना चाहते हो इसका फॉर्मेट, तो ये रहा फॉर्मेट सर वेज एब्स्ट्रैक्ट शीट का। सिंपल सा, आराम से देख सकते हो। और यहाँ पे खत्म हो गया आपका पूरा पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले तक रखा है तो सोच बता रहा हूँ भाई सब दिल से गले जैसे गुर्दों से फेफड़ों से शरीर के अंग अंग से तैक दिया आपको। ठीक है, हाँ जी, मतलब इतना मतलब मजा आता जब आप कहते हैं ना नीचे कमेंट में, भैया आपने पहले तक रखा था हफ्ते पहले ही, तो बढ़िया सर। और आपने पहले तो नहीं कर रखा, कोई बात नहीं यार, कोई आफत नहीं आ रही है, अरे सच में कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी हैं आप भी हो, है ना भाई। तो अब बारात में कर दी आराम से, अच्छा भी कर रहे हो क्या, कोई बात नहीं, मर्जी आपकी जैसी। ठीक है, हाँ जी, रहने दो, तो बाद में कर देना आराम तक, कोई आपत्ति नहीं आ रही है। अब भी हम भी हैं यार, कहीं जाने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट्स परचेज करने हैं भाई, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करके नोट्स परचेज कर लोगे। और जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे चले, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय।